मेरा नाम मिताली है। यह कहानी एक 60 साल के बूढ़े व्यक्ति और उसकी 18 साल की पत्नी की है, जिसने अपने घर में सफ़ेद घोड़ा लाने का अजीब कारण बताया। यह सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मैं मिताली, और मुझे बचपन से पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मेरे माता पिता ने भी हमेशा मुझे सपोर्ट किया। वे मुझे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा और काबिल इंसान बनाना चाहते थे। मैंने 10वीं पास कर ली थी और अब 11वीं कक्षा के लिए एक अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने की पूरी कोशिश कर रही थी। शहर के एक बड़े और अच्छे स्कूल में मैंने एडमिशन लिया और पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई में जुट गई। मैंने अपनी शिक्षा को लेकर कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। पढ़ाई में मेरा ध्यान इतना था कि मैं स्कूल में कभी कोई क्लास मिस नहीं करती थी। दूसरी तरफ मैंने देखा कि बाकी लड़कियां पीरियड मिस करके स्कूल की कैंटीन के बाहर मोबाइल में लगी रहती थीं। यह देखकर मुझे हैरानी होती थी कि आखिर ये लड़कियां क्या करती हैं। उनके माता पिता उनकी इतनी मेहनत से फीस भरते हैं ताकि वे पढ़ाई करके एक अच्छा भविष्य बना सकें, लेकिन ये लड़कियां तो मस्ती में मग्न रहती थीं। मैं गांव की एक साधारण लड़की थी। मेरे पिता ने मुझे शहर पढ़ाई के लिए मेरे मामा के घर भेजा था। मेरे मामा और मामी बहुत अच्छे थे। एक दिन मैं अपनी किताबों में खोई हुई थी, तभी मेरी ममेरी बहन बिंदिया मेरे पास आई। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और हंसकर बोली, क्या यार, तुम हर वक्त किताबों में ही घुसी रहती हो, कभी बाहर की दुनिया की खूबसूरती भी देख लिया करो। ये जवानी बड़ी हसीन होती है। बिंदिया मामा की इकलौती और लाडली बेटी थी। वह मेरी सहेली और मुझसे बहुत करीब थी। मैंने उससे कहा, नहीं यार, तुम नहीं समझोगी। मेरे लिए पढ़ाई करके कुछ बनना बहुत ज़रूरी है। मेरे माता पिता मुझसे बहुत उम्मीदें रखते हैं। बिंदिया ने मेरी बात को हंसी में टालते हुए कहा, अरे बस करो यार, कहाँ मम्मी पापा की बातें लेकर बैठ गई। मुझे पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। मम्मी पापा के कहने पर मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वरना मुझे पढ़ाई का कोई शौक नहीं है। वह यह कहकर मोबाइल पर लग गई और बिस्तर पर लेट गई। इतने में मामी आईं और हमें सोने को कहा। उन्होंने हमारे लिए दूध के गिलास टेबल पर रखे और चली गईं। दूध पीकर हम दोनों सो गए। आधी रात को मुझे हल्की हल्की आवाजें सुनाई दीं। मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि बिंदिया मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। मुझे लगा कि वह अपनी किसी सहेली से बातें कर रही है। मैं दूसरी करवट लेकर सोने का नाटक करते हुए उसकी बातें सुनने लगी। जान, तुम कब मिलने आओगे? तब हम दोनों शॉपिंग पर चलेंगे, बिंदिया ने कहा। यह सुनकर मैं चौंक गई। मुझे समझ आ गया कि वह किसी लड़के से बातें कर रही थी। सुबह जब हम कॉलेज के लिए मामा की गाड़ी में बैठे, तब भी मैं रात की बात सोचकर परेशान थी। कॉलेज पहुंचने के बाद मैंने बिंदिया से पूछा, तुम रात को किससे बातें कर रही थी? बिंदिया मुस्कुराई और बोली, तुम क्यों पूछ रही हो? क्या अब तुम मेरी मम्मी बन गई हो? मैंने गंभीर होकर कहा, सीधे सीधे बताओ, वह लड़का कौन था? बिंदिया ने हंसते हुए कहा, ओह, तो तुमने मेरी और जीत की सारी बातें सुन ली। मैंने हैरानी से पूछा, जीत कौन है? मामा और मामी को उसके बारे में पता है? वह मुस्कुराकर बोली, अभी तो नहीं जानते, लेकिन जल्दी ही जान जाएंगे। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तो बिंदिया हंसकर बोली, अरे यार, तुम तो मेरी इतनी फिक्र कर रही हो। जीत कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, वह बहुत अच्छा है। मैं जल्द ही मम्मी पापा से उसके बारे में बात करूंगी। मुझे यकीन है वे उसके रिश्ते के लिए कभी मना नहीं करेंगे। आखिरकार मैं उनकी इकलौती और लाडली बेटी हूं। मम्मी पापा ने मेरी कभी कोई बात नहीं टाली है, फिर इस बात को क्यों टालेंगे? उसकी बातों में आत्मविश्वास था, लेकिन मैं जानती थी कि गांव के माहौल और शहर के खुले विचारों में कितना फर्क है। शहर में पसंद की शादी करना आम बात है, लेकिन हमारे गांव में यह सब बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। वहां लड़के लड़कियों की दोस्ती तो दूर, बात करना भी गलत समझा जाता है। शायद मेरा ताल्लुक गांव से होने की वजह से ही मुझे बिंदिया और जीत की दोस्ती पर इतनी हैरत हो रही थी। फिलहाल दिन यूं ही गुजर रहे थे, लेकिन मुझे बिंदिया की बहुत फिक्र रहती थी। वह जीत के बारे में मुझसे सब कुछ बताने लगी थी। उनकी दोस्ती अब गहरी हो चुकी थी। छुप छुप कर मिलना, रात रात भर फोन पर बातें करना, ये सब देखकर मैं सोचती,
अगर मामा मामी ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो बिंदिया का क्या होगा? 1 साल बीत गया। मामा मामी बहुत मायूस रहते थे। मैं अपनी छुट्टियों में अपने गांव जा रही थी। मामा मुझे स्टेशन तक छोड़ने आए। ट्रेन में बैठते समय उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, बिंदिया के जाने के बाद तुम ही हमारे लिए बेटी जैसी थी। अब तुम भी जा रही हो, लेकिन अपनी माँ और पिताजी को नमस्ते कहना और अपना ख्याल रखना। ट्रेन चल पड़ी। मैं रास्ते भर बिंदिया के बारे में सोचती रही। उसने जो किया था वह हमारे लिए कल्पना से परे था। गांव पहुंचकर मेरे माता पिता मुझे देखकर बहुत खुश हुए। माँ की तबीयत मेरे आने से ही ठीक हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में बिंदिया की यादें और वह दर्द अब भी ताज़ा था। गांव का माहौल शहर से बिल्कुल अलग था। यहाँ ऊंची नीची जात, रिवाज और सामाजिक पाबंदियां आम बात थीं। एक सुबह मैं माँ के पास नाश्ता करने गई। आंगन में मेरी मासी सविता बैठी हुई थीं। वे माँ से बात कर रही थीं। सुना है, गांव का सरपंच, जो 60 साल का बूढ़ा है, उसने अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर ली है। मैंने छुपकर उनकी बातें सुनी। सविता मासी ने बताया, वह बूढ़ा सारी जिंदगी बांझ था, लेकिन अब उसकी पत्नी गर्भवती है। माँ ने मुझे आवाज लगाई, मिताली देखो कौन आया है। मैं भागकर बाहर आई। सविता मासी ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, शहर में सब ठीक है? मैंने कहा, हाँ मासी, सब ठीक है। आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी है? उनके जाने के बाद मैंने माँ से पूछा, माँ, मासी क्या कह रही थी? ये बूढ़ा सरपंच और उसकी पत्नी की गर्भावस्था की बात क्या है? माँ ने डांटते हुए कहा, तुम आते ही जासूसी करने में लग गई हो। खबरदार, अगर इस मामले में कोई दखल दिया, कुछ दिनों के लिए आई हो, चुपचाप अपने काम से काम रखो। लेकिन मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही थी। एक दिन खेतों की सैर के लिए निकली। वहां कुछ औरतें कुएं से पानी भर रही थीं और वही बातें कर रही थीं। उन्होंने कहा, सरपंच ने आखिरकार शादी कर ही ली और उसकी पत्नी गर्भवती भी है, लेकिन वह तो बांझ था। फिर यह कैसे संभव है? यह सब सुनकर मेरे दिमाग में सवालों की आंधी चलने लगी। कुछ तो गड़बड़ है। यह लड़की कौन है? क्या वह किसी मुसीबत में है? क्या सरपंच ने जबरदस्ती की है? मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा। गांव में हर तरफ इस सरपंच और उसकी शादी की बातें हो रही थीं। लोगों के मन में अजीब से सवाल और अफवाहें थीं, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि यह सिर्फ एक साधारण शादी नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा राज है। एक दिन मैंने अपनी माँ से फिर से पूछा, क्या सच में गांव के सरपंच ने शादी की है, और वो भी इतने सालों बाद? माँ ने थोड़ी झुंझलाहट में कहा, हाँ, ये सब सच है, लेकिन तुम बार बार क्यों पूछ रही हो? मैंने पहले भी कहा था कि इन बातों से दूर रहो। मैंने उन्हें शांत करने के लिए कहा, अरे माँ, बस ऐसे ही पूछ लिया। मेरा क्या लेना देना इन सब बातों से? खाना खाकर मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन मेरे मन में सवाल लगातार घूम रहे थे। अगले दिन सुबह सविता मासी माँ से कुछ बातें कर रही थी। मैं उनकी बातें सुनने के लिए चुपचाप पास ही खड़ी हो गई। मासी कह रही थी, जानती हो दीदी, सरपंच ने अपनी नई दुल्हन को हवेली में नहीं रखा है, उसे जानवरों के बाध्य में गामे में रखा हुआ है। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने माँ से कहा, मासी ये सब कैसे जानती हैं? मासी बोली, वो चमेली है ना, जो सरपंच की हवेली में काम करती है, वही ये सब बता रही थी। अब मैंने ठान लिया कि मुझे इस चमेली से मिलना होगा। मैं सविता मासी के घर गई और उनसे चमेली का पता पूछा। मासी ने कहा, तुम्हें चमेली से क्या काम है? मैंने झूठ बोलते हुए कहा, मेरी सहेली की माँ बीमार है, घर में काम के लिए कोई चाहिए, शायद चमेली मदद कर सके। मासी ने चमेली का पता बता दिया। मैं तेजी से चमेली के घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? मैंने कहा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। दरवाजा खुला। सामने एक औरत खड़ी थी, जिसकी उम्र लगभग 40 साल रही होगी। मैंने उसे सरपंच और उसकी नई बीवी के बारे में पूछा। वह घबरा गई और कहने लगी, मैडम, इन सब बातों में मत पड़ो, ये बड़े लोग हैं, हम गरीबों को इससे दूर ही रहना चाहिए। मैंने उसे भरोसा दिलाया और कहा,
मुझे सच जानना है। जो भी तुम जानती हो मुझे बता दो। काफी मान मनोवल के बाद उसने जो बताया वह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, सरपंच उस लड़की को चोरी छिपे शादी करके लाया है। उसकी उम्र सिर्फ 18 साल है। वह लड़की हमेशा चादर में ढकी रहती है, लेकिन सरपंच ने उसे हवेली में रखने के बजाय जानवरों के बादे में रखा हुआ है। उसने यह भी बताया कि सरपंच हर रात अलग अलग नस्ल के घोड़े व एक अपदे उस लेट लड़की के पास छोड़ देता है ताकि वह गर्भवती हो सके, क्योंकि सरपंच खुद बांझ है। यह सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैंने चमेली की सारी बातें रिकॉर्ड कर लीं और वहां से निकल गई। मुझे यकीन हो गया कि उस लड़की के साथ कुछ घिनौना हो रहा है। अब मुझे और सबूत जुटाने थे। मैंने छुप छुप कर सरपंच की हर हरकत पर नजर रखना शुरू किया। हर रात वह सच में घोड़े लेकर उसी बादे की ओर जाता था। मैं उसकी हरकतें अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड करती रही। एक दिन जब सरपंच गांव से बाहर गया हुआ था, तो मैंने मौके का फायदा उठाकर उस लड़की से मिलने का फैसला किया। मैंने चमेली की मदद से हवेली के पीछे के रास्ते से अंदर प्रवेश किया। वहां मैंने देखा कि वह लड़की कोने में सहमी हुई बैठी थी। उसने अपने चेहरे को चादर से ढका हुआ था। मैंने उससे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूं। मुझे सब सच बता दो। मैं तुम्हें इस अत्याचार से बचा सकती हूं। वह घबराई हुई थी और कुछ बोलने को तैयार नहीं थी। मैंने उससे सवाल पूछना शुरू किया, क्या सरपंच ने तुमसे जबरदस्ती शादी की है? उसने सिर हिलाकर हामी भरी। क्या तुम गर्भवती हो? उसने फिर सिर हिलाया। क्या सरपंच ने तुम्हें जानवरों के बादे में रखा है और हर रात घोड़े तुम्हारे पास भेजता है? इस सवाल पर वह चुप रह गई। उसकी हालत देखकर मैं समझ गई कि यह सब सच है। मैंने पुलिस को सारी रिकॉर्डिंग और सबूत सौंप दिए। पुलिस ने आश्वासन दिया कि वे सरपंच को गिरफ्तार करेंगे। कुछ दिन बाद सरपंच गांव वापस आया और उसने सभी गांव वालों को अपनी हवेली पर दावत के लिए बुलाया। यह मेरे लिए सही मौका था। मैंने पुलिस को सूचना दी। शाम को जब गांव के लोग सरपंच की हवेली पर जमा हुए, पुलिस ने सरपंच को सबके सामने गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों ने भी सरपंच की हरकतों पर गुस्सा जाहिर किया। उस लड़की को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला और उसे उचित देखभाल में भेजा। जैसे ही सरपंच ने जरूरी ऐलान करना शुरू किया, पुलिस वहां पहुंच गई और उसे हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार करने लगी। इसी दौरान चादर में छुपी हुई वह लड़की वहां पहुंच गई जो सरपंच की पत्नी कही जा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी आवाज से मैं चौंक गई। वही आवाज कोई और नहीं बल्कि हमारी बिंदिया की थी। उसे देखकर मैं स्तब्ध रह गई। मेरी आंखें फटी रह गईं। इतने सालों बाद उसे देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन मेरे मन में सवाल उमड़ने लगे, ये सब क्या हो रहा है? और वह लड़की जिसे सरपंच की पत्नी बताया जा रहा था, अचानक कहाँ गायब हो गई? घबराहट में मैंने पुलिस से शिकायत वापस ले ली और सरपंच को रिहा करवा दिया। बिंदिया ने कहा कि वह खुद गांव वालों को पूरी सच्चाई बताएगी। मेरे मामा मामी, जो कुछ समय पहले ही गांव आए थे, बिंदिया को इस हालत में देखकर हैरान थे, लेकिन उसे देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। माँ ने बिंदिया को गले लगाया और कहा, बेटी तू कहाँ थी? जब मेरी नज़र बिंदिया के पेट पर गई तो मैं सहम गई। क्या बिंदिया की इस हालत के पीछे सरपंच का हाथ है? मैंने डरते हुए पूछा, बिंदिया, यह सब कैसे हुआ? बिंदिया ने सिर झुका लिया और कहा, मैंने एक बड़ी गलती की। मैंने जीत की बातों में आकर घर से भागकर उससे शादी कर ली थी, लेकिन जीत धोखेबाज निकला। जब मैं गर्भवती हुई तो उसने मुझे छोड़ दिया और भाग गया। मैं पूरी तरह बेसहारा हो गई थी। उसी समय यह सरपंच जी मेरी मदद को आगे आए। उसने सरपंच की ओर इशारा करते हुए कहा, इन्होंने मुझे पनाह दी। इन्होंने मेरी हालत को समझा और मुझे अपनी हवेली में छुपा दिया ताकि समाज की बुरी नज़रों से मैं बच सकूं। यह सब मेरे ही कहने पर हुआ, क्योंकि मैं खुद दुनिया के सामने नहीं आना चाहती थी। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन वह घोड़ों की बात और हवेली में तुम्हें कैद कर रखने वाली बातें? बिंदिया हंस पड़ी और बोली, यह सब अफवाहें हैं।
सरपंच साहब को घोड़ों का बहुत शौक है। वे घोड़ों को पालते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। बस किसी ने इन्हें गलत समझकर यह बातें फैला दी। मैंने फिर सवाल किया, लेकिन जब मैं छुपकर तुमसे मिलने आई थी तब तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? बिंदिया ने कहा, मैं डर गई थी। मैंने सोचा तुम मुझे गलत समझोगी, इसलिए मैंने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई। लेकिन अब मैं सच बताना चाहती हूं। सरपंच ने भी कहा, मैंने कभी शादी नहीं की क्योंकि मैं बांझ हूं, लेकिन जब मैंने बिंदिया की हालत देखी तो मुझे अपनी औलाद जैसा एहसास हुआ। मैंने इसे अपनी हवेली में सुरक्षित रखने का फैसला किया। गांव वालों ने यह सच्चाई जानने के बाद सरपंच को सम्मान दिया और उनकी गलतफहमी दूर हो गई। उन्होंने माना कि हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा वह बाहर से दिखता है। बिंदिया अपनी गलती पर पछता रही थी। उसने कहा, मैंने गलत फैसला लिया था, लेकिन अब मेरी पूरी जिंदगी मेरी बेटी के लिए है। मैं उसे एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। कुछ महीनों बाद बिंदिया ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और उसका नाम मिताली रखा। हम सबने उसे माफ कर दिया और उसकी मदद करने का वादा किया। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक नई जिंदगी शुरू की। लेकिन यह घटना मुझे हमेशा सिखाएगी कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने से पहले सच्चाई को जान लेना जरूरी है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।